Myself Nidhi Upadhyay, Assistant Professor from Department of Botany, Kautilya Mahila Shikshak Prashikshan Mahavidyalay, Kota, Rajasthan. I welcome you all in today's e-lecture, and today we are going to discuss about the topic Puccinia, which is from BSc period part 1. सबसे पहले आते हैं हम इसके क्लासिफिकेशन पर। किंगडम है इसका माइकोटा, क्योंकि ये एक फंजाई है। उसके बाद डिवीज़न है इसका यू माइकोटा, क्योंकि इसके अंदर जो सेल्स होती है वो आधार से या सबस्ट्रेट से राइजोइड के द्वारा जुड़ी रहती है। फिर इसका सब डिवीज़न है बेसिडियो माइकोटिना, क्योंकि इसका जो माइसीलियम होता है वो सेप्टेड होता है, उसके अंदर सेल्स के बीच में पट पाए जाते हैं। क्लास है इसकी टीलियोमाइसिटीज़। टीलियोमाइसिटीज़ के अंदर जो फ्रूटिंग बॉडीज़ होती है, जिसे हम बेसिडियोकार्प कहते हैं, जिसके अंदर रिप्रोडक्शन के टाइम किसी भी फंगस के स्पोर्स बनते हैं, वो इसके अंदर नहीं पाए जाते हैं। अभी जब आप इसमें आगे पढ़ेंगे तो आप इसमें देखेंगे कि अलग अलग तरीके के स्पोर्स के लिए अलग अलग तरीके की फ्रूटिंग बॉडीज़ होती है, लेकिन बेसिडियोकार्प इसके अंदर नहीं होता है। ऑर्डर है इसका यूरिडिनलीज। यूरिडिनलीज के में एक स्पेशल टाइप के स्पोर्स बनते हैं जिन्हें हम बोलते हैं टेल्यूटोस्पोर्स। ये स्पोर्स हमेशा टर्मिनली बनते हैं। फैमिली है इसकी पक्सिनिएसी। इसमें जो टेल्यूटोस्पोर्स बनते हैं वो टेल्यूटोस्पोर्स की जो सेल्स होती है उसके अंदर सेप्टा पाया जाता है या पट पाया जाता है, और व्रंथ या स्टॉल्क पाया जाता है। फिर है इसकी स्पीशीज़ जो कि मोस्ट कॉमन है और मोस्ट ऑफ डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, दैट इज़ पक्सिनिया ग्रैमिनिस। पक्सिनिया ग्रैमिनिस जो ग्रैमिनी या गेहूँ, बाजरा, जो इन सबको इन्फेक्ट करता है। अभी आप इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि ये एक वीट का प्लांट है, जिसकी लीफ के ऊपर आपको ये डॉटेड पार्ट जो नज़र आ रहा है, ये वाला डिजीज्ड पार्ट है। ये सारा पक्सिनिया ग्रैमिनिस के स्पोर्स हैं। अब हम आते हैं इसके कैरेक्टर्स पर। पक्सिनिया ग्रैमिनिस इज़ एन ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब होता है ऑनली पैरासाइट या अविकल्पी परजीवी। अविकल्पी परजीवी वे जीव होते हैं जो केवल और केवल किसी जीवित कोशिका में ही अपना जीवन व्यापित कर सकते हैं। अगर इन्हें ये जीवित कोशिका या परपोषी कोशिका नहीं मिलती है तो ये उससे बाहर अपना जीवन व्यापित नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम इन्हें बोलते हैं ऑब्लिगेट या ऑनली पैरासाइट। Puccinia graminis is a causal organism of black rust disease of wheat and other cereal crops। जैसा कि Puccinia graminis जो है वो ग्रैमिनी फैमिली को इन्फेक्ट करता है, जिसमें आते हैं वीट, बार्ले, ओट्स, और इन सब में जो डिज़ीज़ कॉज करता है दैट इज़ ब्लैक रस्ट डिज़ीज़। इसको हम ब्लैक रस्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब इसकी डिज़ीज़ की अपीयरेंस होती है तो वो ऐसी नज़र आती है जैसे लोहे के ऊपर जंग आ गया हो। बाय दिस वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ द क्रॉप इज़ मोस्ट अफेक्टेड। किसी भी प्लांट में जब भी कोई इन्फेक्शन होता है तो दो तरह की ग्रोथ इफ़ेक्ट होती है, या तो प्लांट की वेजिटेटिव ग्रोथ या फिर उसकी रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। अगर वेजिटेटिव ग्रोथ इन्फेक्ट होती है तो उसके अंदर प्लांट के लीफ, स्टेम वाले पार्ट इफ़ेक्ट होते हैं, और अगर उसकी रिप्रोडक्टिव ग्रोथ इन्फेक्ट होती है तो उसमें उसका इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर वाला पार्ट इफ़ेक्ट होता है। तो पक्सिनिया ग्रैमिनिस प्लांट की वेजिटेटिव ग्रोथ को अफेक्ट करता है। इट इज़ अ मैक्रोसाइक्लिक हेट्रोशियस फंगस। मैक्रोसाइक्लिक हेट्रोशियस फंगस, ये इसका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट इंटरेस्टिंग फीचर है कि पक्सिनिया जो है वो मैक्रोसाइक्लिक होता है। मैक्रोसाइक्लिक होने का मतलब है कि इसका जो जीवन चक्र है उसमें दो से अधिक तरह के स्पोर्स बनते हैं, और हेट्रोशियस होता है या भिन्नाश्रयी होता है। इसका मतलब है कि ये दो से अधिक होस्ट में अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। मतलब कि ऑब्लिगेट पैरासाइट है और हेट्रोशियस है, मींस कि ये दो होस्ट में अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करेगा और दो से अधिक प्रकार के स्पोर्स बनाएगा।
देयर आर टू फेजेस इन इट्स लाइफ साइकिल, डाइकैरियोफेज और हैप्लोफेज। इसकी लाइफ साइकिल में दो फेजेस होती हैं, डाई प्लस कैरियो। डाई का मतलब दो, कैरियो का मतलब न्यूक्लियस। एक वो फेज जिसके अंदर दो न्यूक्लियस होते हैं जिसे हम बोलते हैं डाइकैरियोफेज। दूसरी होती है हैप्लोफेज। हैप्लो का मतलब सिंगल न्यूक्लियस फेज जिसमें हैप्लोइड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। Dikaryophase occurs in its primary host Triticum aestivum, that is wheat plant. Haplophase occurs in its alternate host Berberis vulgaris. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो पक्सीनिया है वो हेट्रोशियस फंगस है और ये दो होस्ट में अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करती है। जो इसका पहला होस्ट है उसे हम प्राइमरी होस्ट कहते हैं, दैट इज़ ट्रिटिकम एस्टिवम और गेहूं का प्लांट होता है। और दूसरा जो है इसका अल्टरनेट होस्ट जिसे हम बोलते हैं बल्बेरिस वल्गेरिस। समटाइम्स इट मे बी ऑटोशियस। इट्स लाइफ साइकिल पजेस बायोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन। जैसा कि अभी हमने देखा कि मोस्टली ये हेट्रोशियस ही होता है, लेकिन कई बार ये ऑटोशियस भी हो सकता है। जब अगर इसे अल्टरनेट होस्ट नहीं मिलता है तो ये एक ही होस्ट पे अपने सेम स्पोर्स बनाकर अपनी लाइफ साइकिल को वहीं पर कंप्लीट कर लेता है। फिर नेक्स्ट है इसमें इसकी लाइफ साइकिल में बायोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन होता है। बायोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन से मतलब यहाँ पर है कि जब कोई स्पेसिफिक होस्ट किसी स्पेसिफिक पैथोजन से अफेक्ट होता है तो वो एक दूसरे के लिए स्पेशल हो जाते हैं। यानी अगर पक्सीनिया है तो या तो वो जो ग्रेमिनी प्लांट है उनको इन्फेक्ट करेगा या बर्बेरिस वल्गेरिस को करेगा। इसके अलावा वो किसी और प्लांट को इन्फेक्ट नहीं कर सकता। मीन्स कि इस होस्ट भी स्पेशल है और जो पैथोजन है वो भी स्पेशल है। तो दिस इज़ बायोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन। It have two types of mycelia, dikaryotic and monokaryotic in the life cycle. जैसा कि हमने देखा इसमें दो तरह की फेज़ होती है। डाइकैरियोटिक फेज़ जिसके अंदर दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं, 2n न्यूक्लियस होता है, और एक होती है हैप्लोफेज़ जिसके अंदर हैप्लॉन्टिक न्यूक्लियस होता है या n न्यूक्लियस होता है। अगर डाइक्यूरेटिक फेज़ है तो जो माइसीलिया या कवक जाल बनेगा वो डाइक्यूरेटिक बनेगा, और अगर हैप्लोफेज़ है तो जो कवक जाल बनेगा वो मोनोकैरियोटिक या एक केंद्रकी प्रकार का होगा। बोथ आर इंटरसेल्युलर, सेप्टेड एंड ब्रांच्ड। इंटरसेल्युलर का मतलब होता है सेल्स के अंदर की तरफ होते हैं। मतलब अगर दो सेल है तो दो सिचुएशन होती है कि या तो कोई चीज़ सेल के अंदर हो या उन दो सेल के बीच में हो। इंटरसेल्युलर का मतलब होता है इन बिटवीन द सेल्स, यानी दो सेल के बीच में माइसीलियम प्रेजेंट होगा। और अगर इंट्रासेल्युलर होता है तो उसका मतलब होता है कि वो सेल के अंदर जाके ग्रो कर रहा है। नेक्स्ट है इसमें सेप्टेड यानी पट्टयुक्त होते हैं और ब्रांच्ड होते हैं यानी कि शाखित होते हैं। Presence of simple pore provide protoplasmic connection between the adjacent cells। क्योंकि माइसीलिया है और होस्ट सेल है तो दोनों को आपस में कनेक्ट रहना होता है, तो सेल की आपस में जो कनेक्टिविटी होती है या जो योजकता होती है वो जीव द्रव्य सेतु के द्वारा या प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शन के द्वारा होती है। सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ काइटिन एंड ग्लूकेगॉन। जैसा कि हमें पता है कि जब कभी भी हम एल्गी के बारे में पढ़ते हैं तो एल्गी में जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज और पैक्टोज की बनी होती है, और फंगस है तो फंगस के अंदर काइटिन और ग्लूकेगॉन की होती है। नेक्स्ट है विद द हेल्प ऑफ हस्टोरिया टेक्स नरिशमेंट फ्रॉम होस्ट सेल्स। फंगस है अपना खाना खुद नहीं बना सकती है तो ये पैरासाइटिक सिचुएशन में होती है और होस्ट सेल से अपना न्यूट्रिशन लेती है, तो उसके लिए इसे एक स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है जिसे हम बोलते हैं हस्टोरिया या चूषकांग, जिससे ये अपना न्यूट्रिशन होस्ट सेल से एब्जॉर्ब कर पाती है। अब हम आते हैं इसकी लाइफ साइकिल पर। इसकी लाइफ साइकिल में 5 टाइप्स के स्पोर्स होते हैं, यूरिडोस्पोर्स, टेल्यूटोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स, पिक्निडियोस्पोर्स और एसिडियोस्पोर्स।
यही इसका सबसे इंटरेस्टिंग फीचर है जो इसको दूसरी फंगस से अलग बनाता है कि इसमें 5 तरीके के स्पोर्स होते हैं। इसमें से जो शुरू के 3 स्पोर्स है, यूरिडियोस्पोर्स, टेल्यूटोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स, ये इसके प्राइमरी होस्ट वीट पर बनते हैं, और पिक्निडियो और एसिडियोस्पोर्स बर्बेरिस वल्गेरिस या इसके अल्टरनेट होस्ट पे बनते हैं। इसमें आप पिक्स में देख पा रहे होंगे कि जो फर्स्ट है यूरिडोस्पोर्स, ये मोस्टली लीफ पर होते हैं और रस्टिंग की फॉर्म में होते हैं। फिर है टेल्यूटोस्पोर्स, ये मोस्टली स्टेम वाले पार्ट में होते हैं और ये भी रस्टिंग की फॉर्म में ही होते हैं। बेसिडियोस्पोर्स भी वीट प्लांट पे ही होते हैं, और अगर ये आगे अल्टरनेट होस्ट इन्हें नहीं मिलता है तो ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं सॉइल में। नेक्स्ट है पक्सीनिया के पिक्निडियोस्पोर्स, ये लीफ की अपर सरफेस पर होते हैं और पॉस्चुलेट्स या चकत्ते के रूप में होते हैं। लास्ट है एसिडियोस्पोर्स, जो लीफ की लोअर सरफेस पे होते हैं और ये भी पॉस्चुलेट्स की फॉर्म में ही होते हैं। अब है स्टेजेस ऑफ पक्सीनिया ऑन वीट प्लांट। पक्सीनिया की 5 स्टेजेस में से 2 स्टेजेस, यूरिडोस्पोर स्टेज और टेल्यूटोस्पोर स्टेज, वीट प्लांट पर पाई जाती है। इसमें फर्स्ट है यूरिडोस्पोर स्टेज, जिसमें यूरिडोस्पोर्स का निर्माण होता है। डाइकैरियोटिक माइसीलियम इज प्रेजेंट इन सब एपिडर्मल रीजन ऑफ लीफ, स्टेम एंड ग्लूम्स ऑफ द होस्ट। इसमें जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि ये वाला जो पार्ट है इसका, ये एपिडर्मिस वाला पार्ट है, और इसके जस्ट नीचे की तरफ सब एपिडर्मल रीजन होता है, जिसके अंदर ये सारा जो पार्ट है ये यूरिडोसोराई या बीजाणुधानियों का है, जिसके अंदर ये यूरिडोस्पोर्स लगे हुए हैं। हाइफा ग्रो एट राइट एंगल टू द एपिडर्मिस। अगर आप इसकी पोजीशन देखें तो सब एपिडर्मल रीजन के राइट एंगल पर यानी समकोण पर ये बनते हैं। डेवलप्स एट द टिप ऑफ हाइपा इन यूरिडोसोराई। यूरिडोसोराई या बीजाणुधानियों की टिप पर यूरिडोस्पोर्स का निर्माण होता है। फॉर्म रेडिश ब्राउन और पॉस्चुलेट्स और स्ट्रीक्स। इनकी जो अपीयरेंस होती है या ये जिस तरह से दिखाई देते हैं वो ऐसा लगता है जैसे कोई चकत्ते या पॉस्चुलेट्स हो या स्ट्रीक्स या धारियाँ हो। स्टॉक्ड यूनिसेलुलर ओवल बाइन्यूक्लिएटेड एंड थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर। अगर हम यूरिडोस्पोर की स्ट्रक्चर देखें तो इसमें स्टॉक या व्रंत उपस्थित होता है। यूनिसेलुलर यानी ये एक कोशिकीय होता है। इसका शेप जो है वो ओवल या अंडाकार होता है। बाइन्यूक्लिएटेड, जैसे कि डाइकैरियोन स्टेज है तो एक ही सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, तो बाइन्यूक्लिएटेड। थिक वॉल्ड, 2 वॉल होती है, एक बाहर की तरफ एक्साइन और अंदर की तरफ वाली इंडाइन। एक्साइन जो होती है वो थोड़ी थिक होती है और इंडाइन जो होती है थोड़ी स्मूथ होती है, और उसके अंदर जर्म पोर प्रेजेंट होते हैं। इन जर्म पोर की हेल्प से जर्म ट्यूब निकलती है जो इनको अंकुरित होने में सहायक होती है। नेक्स्ट है टेल्यूटोस्पोर स्टेज, प्रोड्यूस्ड फ्रॉम यूरिडोस्पोर्स। जब स्प्रिंग सीज़न ख़त्म होने लगता है तो कुछ यूरिडोस्पोर्स जो है वो टेल्यूटोस्पोर्स में चेंज होना शुरू हो जाते हैं। जहाँ पर यूरिडोस्पोर्स बने होते हैं उसी जगह पर, क्योंकि सीज़न ख़त्म होने लगता है तो वो टेल्यूटोस्पोर में चेंज हो जाते हैं। टेल्यूटोस्पोर्स जो होते हैं वो रेस्टिंग स्पोर्स होते हैं या विश्राम अवस्था वाले बीजाणु होते हैं, जो केवल और केवल सही अवस्था आने पर, सही अवस्था से मतलब है कि जहाँ पर जो ह्यूमिडिटी है या जो नमी है वो ज़्यादा हो और टेम्परेचर या तापमान कम हो, केवल उसी अवस्था में ये अंकुरित हो पाते हैं। स्टॉक्ड, बाइसेल्ड, स्पिंडल शेप्ड एंड स्मूथ वॉल्ड स्ट्रक्चर। अगर हम टेल्यूटोस्पोर की स्ट्रक्चर देखें तो इसमें स्टॉक्ड होता है, जैसा कि आपने यूरिडोस्पोर में देखा था वहाँ पर भी स्टॉक था। इनका जो शेप होता है वो स्पिंडल शेप होता है या तरकू के समान होता है, जबकि आपने यूरिडोस्पोर में देखा था वहाँ पर ओवल शेप या अंडाकार था। इसकी जो वॉल है वो स्मूथ वॉल्ड होती है, जबकि वहाँ पर जो वॉल थी आउटर वॉल वो थोड़ी सी रफ़ थी।
ये बाई सेल्ड होते हैं या द्विकोशिकीय होते हैं, वहाँ पर बाई न्यूक्लिएटेड थे, वहाँ पर एक ही कोशिका में 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट थे, और यहाँ पर 2 कोशिकाएं हैं और दोनों कोशिकाओं में 2-2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है। फिर नेक्स्ट है इसमें नो होस्ट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द जर्मिनेशन। इनके अंकुरण के लिए परपोषी कोशिका की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये विश्राम अवस्था वाले बीज होते हैं, रेस्टिंग स्पोर्स होते हैं, तो ये केवल और केवल फेवरेबल कंडीशन आने पर ही जर्मिनेट होते हैं, ये किसी होस्ट पर जाकर जर्मिनेट नहीं होंगे। इनकेपेबल ऑफ री इन्फेक्टिंग वीट प्लांट्स, जैसा कि रेस्टिंग स्पोर है तो ये वीट प्लांट को भी वापस इन्फेक्ट नहीं करेंगे, ये सिर्फ रेस्टिंग ड्यूरेशन में रहेंगे, केवल रेस्ट करेंगे। नेक्स्ट स्टेज है इसमें बेसिडियोस्पोर स्टेज। जैसा कि शुरू की जो 2 स्टेज थी, यूरिडोस्पोर स्टेज और टेलिडोस्पोर स्टेज, ये दोनों डाइकैरियोन स्टेज होती हैं। उसके बाद बेसिडियोस्पोर स्टेज जो है ये वीट प्लांट पर नहीं पाई जाती है। टेरिडोस्पोर जब फेवरेबल सिचुएशन आती है या स्प्रिंग सीजन आता है तो उनसे बेसिडियोस्पोर बनना शुरू हो जाते हैं। अ सिंगल टेरिडोस्पोर प्रोड्यूस्ड 4 हैप्लॉइड बेसिडियोस्पोर्स फ्रॉम 4 हैप्लॉइड स्ट्रेन्स, 2 ऑफ प्लस एंड 2 ऑफ माइनस स्ट्रेन्स। देखिए ये इसमें बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है कि जो टेरिडोस्पोर होता है उसमें बाई सेल्ड होता है और बाई न्यूक्लिएटेड होता है। एक ही सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस होते हैं, जिसमें एक पॉजिटिव स्ट्रैंड का होता है और एक नेगेटिव स्ट्रैंड का होता है। तो जब फेवरेबल कंडीशन आती है, जब स्प्रिंग सीजन आता है, तो ये दोनों वापस से जर्मिनेट होते हैं और एक टेरिडोस्पोर से 4 तरीके की सेल्स बनती है, जिसमें 2 पॉजिटिव होती है और 2 नेगेटिव होती है। बेसिडियोस्पोर्स आर स्मॉल यूनिसेल्युलर थिन वॉल्ड एंड विथ हैप्लॉइड न्यूक्लियस। बेसिडियोस्पोर्स की स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ये स्मॉल होते हैं, क्योंकि एक टेरिडोस्पोर से 4 बेसिडियोस्पोर्स बन रहे हैं तो उनकी स्ट्रक्चर छोटी होगी, यूनिसेल्युलर होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। अब तक जो आपने स्टेज पढ़ी थी यूरिडोस्पोर स्टेज और टेलिडोस्पोर स्टेज, ये दोनों डाइकैरियोन स्टेज थी, इसमें 2n सेल्स होती है। यहाँ आके हैप्लॉइड सेल्स बनना शुरू हो जाती है। इनकी जो स्ट्रक्चर होती है उसमें वॉल थिन होती है। सर्वाइव ओनली फॉर फ्यू डेज, जर्मिनेट ओनली ऑन लीव्स ऑफ अल्टरनेट होस्ट द बर्बेरिस प्लांट। ये जो बेसिडियोस्पोर्स होते हैं ये केवल कुछ टाइम के लिए जीवित रहते हैं, क्योंकि अगर इन्हें अल्टरनेट होस्ट, जो सेकेंडरी होस्ट है बर्बेरिस प्लांट, वो नहीं मिलता है तो ये नष्ट हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। केवल और केवल अल्टरनेट होस्ट पर ही इनकी जीवित रहने की क्षमता होती है, ये केवल उसी पर अंकुरित कर पाते हैं। अब हम आते हैं स्टेजेस ऑफ पक्सिनिया ऑन बर्बेरिस प्लांट। शुरू की जो स्टेजेस थी वो वीट प्लांट पर थी और जो बेसिडियोस्पोर स्टेज थी वो सॉइल में होती है। जब फेवरेबल कंडीशन आती है तभी बेसिडियोस्पोर ग्रो कर पाते हैं। केवल और केवल अल्टरनेट होस्ट, सेकेंडरी होस्ट या द्वितीयक परपोषी बर्बेरिस प्लांट पर ही ये ग्रो करते हैं, अदरवाइज़ ये नष्ट हो जाते हैं। इसमें जो बेसिडियोस्पोर स्टेज होती है केवल और केवल वो हैप्लोफेज है। यूरिडोस्पोर स्टेज और टेलिडोस्पोर स्टेज डाइकैरियोटिक होती है। अभी जो हम पिक्निडियोस्पोर स्टेज पढ़ेंगे वो भी डाइकैरियोटिक ही होती है, क्योंकि इसमें बेसिडियोस्पोर जो बनते हैं उनका माइसीलियम एक स्पेशल प्रोसेस होता है स्पर्मेटाइजेशन या शुक्राणुकरण, उससे फ्यूज़ होकर के वापस से 2n में चेंज हो जाता है। सो पिक्निडियोस्पोर स्टेज प्रोड्यूस्ड बाय बेसिडियोस्पोर्स अंडर फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन वो कंडीशन होती है जिसमें मॉइस्चर ज़्यादा होता है और टेम्परेचर कम होता है। केवल उसी कंडीशन में बेसिडियोस्पोर्स ग्रो कर पाते हैं जब बर्बेरिस प्लांट उनके कांटेक्ट में हो।
मोनोकैरियोटिक माइसीलियम ग्रोज अंडर बर्बेरिस लीव्स एपिडर्मिस। इसकी जो इन्फेक्शन की जगह है वो केवल बर्बेरिस की लीव्स होती है, स्टेम या अदर पार्ट पे ये प्रेजेंट नहीं होता है। फॉर्म फ्लास्क शेप्ड पिक्नीडिया और स्पर्मोगोनिया। इसकी स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो इसके अंदर जब ये एपिडर्मिस पर जाता है तो उसके बाद एपिडर्मिस वाले पार्ट में इसके जो माइसीलियम है, इसके जो हाइफा है वो कंटिन्यू ग्रो करते हैं और ग्रो करते करते एक फ्लास्क शेप में आ जाते हैं। इट पजेस पिक्नियोपोर्स, पेरिफाइसिस एंड ऑस्टियोल। ये जो फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर बनती है स्पर्मेगोनिया की, इसके अंदर एक ओपनिंग होती है ऊपर की तरफ जिसे हम बोलते हैं ऑस्टियोल। उसके बाद इसमें नीचे की तरफ हाइफा होते हैं बहुत सारे। कुछ हाइफा जो स्टेराइल होते हैं उनको हम बोलते हैं पैराफाइसिस। कुछ हाइफा जो फ्यूज़ होकर के स्पर्मेटियम बनाते हैं, 2n हाइफा बनाते हैं। कुछ हाइफा को हम रिसेप्टिव हाइफा बोलते हैं क्योंकि ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं, क्योंकि ये फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर से बाहर की ओर निकले हुए रहते हैं। ये जो फिलामेंट्स हैं ये पिक्नियोस्पोर्स बनाने वाले फिलामेंट हैं जिन्हें हम बोलते हैं पिक्नियोपोर्स। पिक्नियोपोर्स फॉर्म स्मॉल यूनिन्यूक्लिएट ओवल एंड स्मूथ वॉल्ड पिक्नियोस्पोर्स। आप जैसा कि इसमें पिक्नियोस्पोर की स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे, छोटे छोटे से हैं, राउंड शेप के हैं और इनकी वॉल स्मूथ होती है और यूनिन्यूक्लिएट होते हैं। अभी तक इनमें फ्यूज़न नहीं हुआ है। पिक्नियोस्पोर बनने के बाद इनमें फ्यूज़न होना शुरू होता है। ड्यू टू स्पर्मेटाइजेशन डाइकैरियोटिक माइसीलियम इज़ फॉर्म्ड। जब ये पिक्नियोस्पोर बन जाते हैं तो कुछ माइसीलियम जो है वो फ्यूज़ होकर के, शुक्राणुकरण या स्पर्मेटाइजेशन की प्रोसेस होती है जिससे फ्यूज़ होकर के 2n डाइकैरियोटिक माइसीलियम बनाता है। ये जो डाइकैरियोटिक माइसीलियम है ये लीफ के लोअर सरफेस की तरफ चला जाता है और लास्ट में ये एक अलग स्ट्रक्चर बनाता है जिसमें एसिडियोस्पोर बनते हैं जिसे हम बोलते हैं एसिडियम। अगर स्पर्मेटाइजेशन नहीं होता है तो ये आगे ग्रो नहीं कर पाते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ स्पर्मेटाइजेशन दे डू नॉट ग्रो फर्दर। लास्ट स्टेज है एसियोस्पोर स्टेज। ये स्टेज आती है पिक्निडियोस्पोर्स के स्पर्मेटाइजेशन से फ्यूज़ होने के बाद। एसिडिया फॉर्म ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द बर्बेरी लीफ। जैसा कि जो बर्बेरी लीफ है उसके अपर सरफेस पर पिक्नियोस्पोर्स बनते हैं, लेकिन जब वो फ्यूज़ हो जाता है उनका माइसीलियम शुक्राणुकरण या स्पर्मेटाइजेशन से तो लोअर सरफेस की तरफ आ जाता है और वहाँ पर जाकर एसियोस्पोर स्टेज स्टार्ट होती है। डाइकैरियोटिक माइसीलियम फॉर्म्स एसिडियोपोर्स। क्योंकि फ्यूज़ हो चुका है तो माइसीलियम जो है वो डाइकैरियोटिक होगा और जिन पर एसियोस्पोर्स बनते हैं उसे हम बोलते हैं एसिडियोपोर या एसियोधर। एसियोपोर्स कट ऑफ बाइन्यूक्लिएटेड सेल्स कॉल्ड एज एसियोस्पोर्स। एसियोस्पोर्स जो बनते हैं वो बाइन्यूक्लिएटेड होते हैं क्योंकि फ्यूज्ड माइसीलियम है। एसियोस्पोर्स आर unicellular, binucleated, thin-walled and orange-colored, incapable of infecting Burberry plants, only can infect wheat plant. This is the beauty of Puccinia कि जहाँ पर इसमें alternate host चाहिए वहाँ पर ही वो स्पोर जो है वो ग्रो कर पाता है, अदरवाइज़ वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। सेम यहाँ पर भी है कि एसियोस्पोर जब बनते हैं तो अगर उन्हें वीट प्लांट मिलता है तो ही वो इन्फेक्ट कर पाते हैं, अदरवाइज़ वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं। अगर आप इसके स्ट्रक्चर देखें तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि ऊपर की तरफ जो है ये सारा जो एरिया है ये पिक्निडियोस्पोर वाला एरिया है और नीचे की तरफ जो है वो एसिडियोस्पोर वाला एरिया है। ऊपर फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर है और नीचे की तरफ कप शेप्ड स्ट्रक्चर है और दोनों में पोर्स हैं। पिक्नियोपोर्स है जो पिक्नियोस्पोर्स बना रहे हैं, नीचे एसियोस्पोर है जो एसियोस्पोर्स बना रहे हैं।
So this is all about Puccinia graminis and its life cycle. होप आप इससे कनेक्ट और रेजोनेट हो पाए होंगे. सो थैंक यू सो मच.